ये वक्त है 1940 का। टेक्सास में काले और गोरे लोगों में बहुत फर्क किया जाता था। काले लोगों से कोई बात नहीं करता था, वो अपना काम, अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, उन्हें गोरे लोगों के अंडर काम करना पड़ता था। अपना घर लेना तो उस टाइम उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और ऐसे ही एक फैमिली का एक लड़का था बर्नार्ड, जिसकी एक कहानी है। बर्नार्ड इस टाइम बैंक्स के सामने जूते पॉलिश करता है, इसलिए नहीं कि उसे पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो बैंकर बनना चाहता है, एक बैंक खोलना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है। उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन काले होने की वजह से वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। यहाँ रहकर वो जितना नॉलेज हासिल कर सकता था करता था। वो बैंक से निकलने वाले लोगों के जूते बहुत आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करता था, ताकि वे लोग ज्यादा देर उसके पास खड़े रहे। उस टाइम में वो जितनी बैंकिंग से रिलेटेड बातें करते थे, उनके जाने के बाद बर्नार्ड ये सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर लेता था। यहाँ तक कि वो तो कान लगाकर बैंक मैनेजर की भी बातें सुनता था। और एक दिन ऐसा करते हुए वो पकड़ा गया। उसके डैड उसे समझाते भी हैं कि तुम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन बर्नार्ड जानता था कि उसे अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। सीन कट होता है और हम 15 साल बाद दोबारा बर्नार्ड को देखते हैं। इस टाइम उसकी एक वाइफ और एक बेटा भी है, जिन्हें लेकर बर्नार्ड लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया है। लॉस एंजलिस में इतना काले लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता जितना मैक्सिस में किया जाता था, इसीलिए उसने फैसला किया था कि वो लॉस एंजलिस में अपना बिजनेस करेगा। यहाँ आते ही इन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर स्टे किया था, लेकिन बर्नार्ड फिर भी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो यहाँ अपना घर लेगा। अगले दिन वो बाहर निकलता है और पूरे लॉस एंजलिस को विजिट करता है, ऐसे घर देखने के लिए जो लोग बेचना चाहते हो, जिन्हें वो खरीद पाए। इस टाइम उसने नोटिस किया कि जो ब्लैक कम्युनिटीज थी वो पूरी तरह ऑक्युपाइड थी, यानी वहाँ रहने की जगह नहीं थी। एक एक घर को दो दो फैमिली शेयर कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट कम्युनिटीज में बहुत घर खाली थे। ये नोटिस करते हुए उसे एक बिजनेस आइडिया आता है। वो सोचता है कि इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो व्हाइट कम्युनिटी में घर खरीद कर ब्लैक लोगों को सेल कर दे। वो यहाँ एक बिल्डिंग देखता है जिसके अंदर बहुत से अपार्टमेंट्स थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वहाँ कोई रहता जो नहीं था, इसीलिए बर्नार्ड जाकर इस बिल्डिंग के ओनर से मिलता है। वो उनसे कहता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी बेकार पड़ी है, आपको कोई फायदा नहीं दे रही, आप उसे बेच क्यों नहीं देते? अगर आप उसे बेचना चाहें तो मैं उसे अच्छे दामों खरीद सकता हूँ। उस बिल्डिंग के लिए मैं आपको $35,000 देने के लिए तैयार हूँ। $30,000 अभी कैश में और बाकी $5,000 तब जब उस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स किराए पे चले जाएंगे। आइडिया तो बर्नार्ड का कमाल का था, लेकिन यह आदमी रिस्की बिजनेस नहीं करना चाहता था। इन्हीं बातों के दौरान उसकी नजर पड़ती है इस आदमी के पास रखे हुए कैलेंडर पे, जो उसे एक बैंक मैनेजर ने दिया था। उसे देखते हुए बर्नार्ड इस आदमी को गुड बाय कहता है और यहाँ से बैंक में चला जाता है। बैंक में उसे कैलेंडर भेजने वाले मैनेजर से मिला था, लेकिन मैनेजर की सेक्रेटरी को क्योंकि काले लोग नहीं पसंद थे, इसलिए वो बर्नार्ड की मीटिंग मैनेजर के साथ रखती ही नहीं। रिजल्ट में बर्नार्ड को घंटों बैंक के बाहर खड़े होकर मैनेजर के आने का वेट करना पड़ता है। मैनेजर के बाहर निकलते ही वो मैनेजर को रोक चुका था। वो मैनेजर से कहता है कि मैं आपके बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर को जानता हूँ, मुझे उनके साथ बिजनेस करना है। अगर आप मुझे लोन दे, इससे आपके कस्टमर को फायदा होगा और ऐसे आपको भी। लेकिन बैंक मैनेजर बिना सोचे समझे उसको इनकार कर देता है। रात होने पर उसे अब उसी बिजनेसमैन की कॉल आई जिसका नाम लेकर उसने बैंक लोन लेने की कोशिश की थी, और इसी बारे में वो बर्नार्ड से पूछ रहा था। बर्नार्ड भी जानता था कि किया तो उसने बुरा काम ही था, इसीलिए वो माफी मांग लेता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस आदमी ने उसे डांटने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि वो बर्नार्ड की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसने एक जगह से ना सुनने के बाद अपनी एफर्ट्स को छोड़ा नहीं, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा रहा। वो बर्नार्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लोन का गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बर्नार्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा बैंक लोन मिला था, जिसे वो अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और एक बिल्डिंग खरीद लेता है। अब जब बर्नार्ड अपने एक साथी के साथ मिलकर बिल्डिंग रेनोवेट कर रहा था, तब यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बर्नार्ड बड़े धीमे से जवाब देता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिसके जवाब में वो मगरूर लेडी कहती है, ध्यान से करना, कुछ खराब न कर देना। तब बर्नार्ड उसे कहता है, आप फिक्र ही न करें, ये मेरी बिल्डिंग है और मैं काफी अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा। अभी जो सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस बर्नार्ड को बताती है कि उसे ओल्ड लेडी ने यहाँ बुलाया है क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग आपकी है, हालांकि आप जानते हैं कि ये व्हाइट लोगों की कम्युनिटी है। बर्नार्ड शायद इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए भी लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए थे, जिससे वो पुलिस को दिखाता है और पुलिस को भी यकीन आ गया था कि ये प्रॉपर्टी उससे ही है। पुलिस यहाँ से जा चुकी थी। अब कुछ दिन बाद दोबारा बर्नार्ड लैंप लेकर जब इस बिल्डिंग में आ रहा था, तो वो ओल्ड लेडी कहती है, ये कौन सा टाइम है रेनोवेशन का? जवाब में बर्नार्ड बड़ी आहिस्तगी से कहता है, मैं आप कोई रेनोवेशन वर्कर नहीं हूँ, मैं यहाँ का ऑनर हूँ। ये कहकर वो अपने अपार्टमेंट में जा चुका था और ये लेडी गुस्से से तिल मिला चुकी थी। थोड़े ही दिन गुजरते हैं और ये लेडी बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में
ब्लैक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। उसके जाते ही उसका अपार्टमेंट बर्नार्ड ब्लैक लेडी को दे देता है। अब जैसा उससे पहले पता था कि लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों की मार्केट बहुत बड़ी है प्रॉपर्टी के लिए, देखते ही देखते उसकी बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट रेंट आउट हो जाते हैं, जिसके बाद वो बिल्डिंग के ऑनर को वो रकम भी वापस कर देता है जो उसने पेंडिंग की थी। साथ ही वो बैंक का लोन भी चुका चुका था। ये आदमी बर्नार्ड की काबिलियत से बहुत खुश था। वो अब बर्नार्ड को अपने साथ बिजनेस करने की ऑफर देता है। बर्नार्ड के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी। वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। उसकी दी हुई इन्वेस्टमेंट से ये लोग एक और बिल्डिंग खरीदते हैं, जिसे रेनोवेट करने के बाद ये लोग इसे भी रेंट आउट कर चुके थे। रियल एस्टेट मार्केट में फ्रंट पेज सबको बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर नजर आता था, जो कि एक वाइट मैन था। ऐसे इन्हें बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और जितना प्रॉफिट आता था ये लोग उसे आधा आधा बांट लेते थे। इस मेहनत के बाद उसने अपने अपार्टमेंट के साथ साथ अपना एक महल नुमा शानदार घर भी खरीद लिया, जहां वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन हर चीज हमेशा ठीक चलती रहे इस दुनिया में ये तो हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस उसकी जिंदगी पे भी खत्म नहीं हुए थे। कुछ सालों बाद बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर मर जाता है और बर्नार्ड की कंपनी में जितने उसके शेयर्स थे वो चले जाते हैं सारे उसकी वाइफ के पास। लेकिन उसकी वाइफ भी यहाँ रहने वाले बाकी लोगों की तरह ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करती थी। वो बर्नार्ड के साथ अब और काम नहीं करना चाहती थी। वो बर्नार्ड से कहती है कि तुम अपने सारे के सारे शेयर्स मुझे सस्ते दामों बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें सू कर दूंगी। बर्नार्ड ये बात अच्छे से जानता था कि जिस तरह ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चलती है, जज भी जरूर उसी लेडी का साथ देंगे। लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती का बदला वो लेना चाहता था, इसीलिए वो शेयर्स बेचने से मना कर देता है। अब चाहे ये मामला कोर्ट तक चला जाए। ये केस जीतने के लिए अब बर्नार्ड को किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बर्नार्ड और उसके बिजनेस पार्टनर के दरमियान में हुई बिजनेस डील के बारे में जानता हो। तब उसे याद आता है वही बैंक मैनेजर जिससे उसने लोन लिया था। वो फौरन बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि पहले ही बिजनेसमैन की विडो यानी उसकी वाइफ मैनेजर से मिल चुकी है। लाचार बर्नार्ड अब इस बिल्डिंग में खड़ा इधर उधर देख रहा था। इस बिल्डिंग में चारों तरफ बैंक थे और हर बैंक में काले लोगों के लिए ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती थी, ऐसे ही काले लोगों को जलील किया जाता था। इस बिल्डिंग में जो चारों के चारों बैंक थे उन सभी ने कभी न कभी बर्नार्ड को जलील किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था। खड़े खड़े उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं ये बिल्डिंग ही खरीद लूं। फिर देखता हूँ कि यहाँ पे मौजूद बैंक इस तरह मुझे जलील करते हैं। लेकिन मसला वही कि अभी भी उसके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो अब लॉस एंजलिस की रियल एस्टेट के एक बड़े बिजनेसमैन से मिलता है। किस्मत से वो भी उन्हीं की कम्युनिटी का है। बर्नार्ड उसे अपना बिजनेस प्रपोजल देता है। बैंक्स वाली बिल्डिंग को खरीदने का सुनते ही जॉय की हंसी छूट गई थी। उसे लग रहा था कि शायद बर्नार्ड का दिमाग खराब है, क्योंकि वहाँ की कीमत बहुत ज्यादा थी। साथ ही साथ कभी किसी ब्लैक आदमी ने लॉस एंजलिस में इतनी कीमती जमीन नहीं खरीदी थी। बर्नार्ड यहाँ उसकी सारी बातों का जवाब देता है, सारी कैलकुलेशन बताता है कि कितने में वो लैंड खरीदेंगे और उन्हें कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है, उन्हें लैंड खरीदनी कैसे है। ये सारी बातें सुनकर जॉय जान चुका था कि बर्नार्ड एक ज़हीन इंसान है, एक जज्बाती इंसान नहीं, जो उसे वो पहले समझ रहा था। एंड पे बर्नार्ड ने उसे ये भी कहा कि अगर हम बैंक वाली बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो वहाँ मौजूद सभी के सभी बैंक्स हमारे लिए काम करेंगे, उन्हें फिर हमें फेवर्स देनी ही पड़ेंगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट मिलना हमें आसान हो जाएगा और हमारा रियल एस्टेट बिजनेस काफी आसानी से आगे बढ़ेगा। बर्नार्ड का आइडिया उसे बहुत ज्यादा कमाल लगा था। वो बर्नार्ड को अप्रिशिएट करता है और कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा आइडिया कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। इतना पैसा होने के बावजूद भी आज तक मैं व्हाइट लोगों के लिए काम करता आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अभी भी एक मसला था। अगर इन्हें प्रॉपर्टी खरीदी थी, इन्हें व्हाइट लोगों की कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए यानी अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किसी व्हाइट आदमी की ही जरूरत थी। बर्नार्ड कहता है परेशान न हो, वो भी मेरे पास है। असल में बर्नार्ड के अंदर एक मैस्ट नाम का आदमी काम करता था। वो व्हाइट था, साथ ही साथ ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग भी। बर्नार्ड और जॉय मिलकर उसे अपने प्लान के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। उसे हाई क्लास लोगों में उठने बैठने के मैनर्स सिखाते हैं, गोल्फ खेलना सिखाते हैं और साथ ही रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल भी समझा देते हैं। वो सारी कैलकुलेशन भी जो कोई एक बिल्डिंग खरीदने या बेचने से पहले करता है। उसने जल्द ही ये सब कुछ सीख लिया था और अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से गोल्फ भी खेल रहा था और साथ साथ रियल एस्टेट की कैलकुलेशन भी कर पा रहा था। अब इसी गोल्फ क्लब के अंदर मैस्ट मिलता है बैंक बिल्डिंग के ऑनर से। उनकी ये मीटिंग जॉय ने ही एक प्लान के अकॉर्डिंग अरेंज की थी। मैस्ट इस बिल्डिंग ऑनर से बातें करते हुए उसे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और ऐसे इन्हें बिल्डिंग खरीदने का चांस भी मिल चुका था। लेकिन अभी मैस्ट बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब तक जो उसने किया था वो सारा बर्नार्ड का प्लान था। आगे अगर उसे डील करनी थी तो वो कैसे करता। तब बर्नार्ड उसे कहता है परेशान न हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। रात में बर्नार्ड
इस बिल्डिंग के बंद हुई लाइट्स वाले अपार्टमेंट्स गिनता है और कैलकुलेट करता है कि यहाँ पे कितने ऑफिसेस की और स्पेस है। उनकी फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वो मेस्ट से कहता है कि तुम इन सारी फिगर्स को याद रखना। साथ ही वो मेस्ट को ये फिगर कैलकुलेट करने का तरीका भी बता चुका था ताकि वो वहाँ जाकर कंफ्यूज ना हो। अब अगले दिन जब मेस्ट की मीटिंग होती है उस बिजनेसमैन से, तो ये लोग यहाँ बिल्डिंग की इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन का अकाउंटेंट जो फिगर्स उन्हें दे रहा था, मेस्ट उन फिगर्स से हमेशा एक हाथ आगे था। ये चीज उस बिजनेसमैन को इम्प्रेस कर देती है और बिजनेसमैन अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इस बिल्डिंग को खरीदने के बाद बर्नार्ड और जॉय दोनों की ही पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। जिस बिल्डिंग के एक छोटे से बैंक के एक छोटे से मैनेजर ने बर्नार्ड के लिए इतनी मुश्किलें पैदा की थी, वो भी ये देखकर हैरान था कि इस बिल्डिंग के बैंक का हर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से बाहर आकर बर्नार्ड को सलाम किया करता था। इन्हीं बैंक्स की सपोर्ट की वजह से बर्नार्ड और जॉय का रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तरक्की कर लेता है। इन दोनों की एफर्ट्स ने लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन को काफी कम कर दिया था। ब्लैक लोगों की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गई थी। वो लोग बड़ी आसानी से लॉस एंजलिस में घर खरीद सकते थे और अब तो उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ गई थी। लोग उनके साथ मिलकर काम करना पसंद करने लगे थे। बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी बन गई थी जिसमें ब्लैक और व्हाइट लोग एक साथ रहते थे। यहाँ तक कि बर्नार्ड और जॉय अपने बिजनेस में इतनी तरक्की कर लेते हैं कि शहर के व्हाइट प्रेसिडेंट भी खुद इनके साथ आकर पिक्चर उतरवाते हैं। इतनी तरक्की करने के बाद, कामयाब होने के बाद, बर्नार्ड अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वापस टेक्सास जाता है, जहां अब उसके डैड उसके ऊपर फख्र करते थे। बर्नार्ड अपने बेटे को ये शहर घुमाता है और उस बैंक के पास भी लेकर जाता है जिसके सामने बैठकर वो बूट पॉलिश किया करता था। वहाँ आज भी एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा था, लेकिन बर्नार्ड देखता है कि वो उस बच्चा ब्लैक लोगों के बूट पॉलिश नहीं कर रहा, सिर्फ व्हाइट लोगों के बूट पॉलिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ व्हाइट लोगों की इज्जत है। आज भी यहाँ ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट होते, जलील होते देखकर उसको दिल से बहुत दुख हुआ और अब उसने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, ब्लैक लोगों के हक में आवाज उठाने के लिए काम करेगा। वो अब अपने बिजनेस पार्टनर जॉय के पास जाता है और उसे टेक्सास की बैंक बिल्डिंग खरीदने को कहता है। पहले पहले जॉय को लगा कि बर्नार्ड का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब बर्नार्ड उसे दलीलें देता है कि ये खरीद के उन्हें कितने फायदे होंगे, तो जॉय भी उसे खरीदने के लिए मान चुका था। हमेशा की तरह इन्हें व्हाइट लोगों से डील करने के लिए किसी व्हाइट इंसान की जरूरत थी, जिसके लिए ये मेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। मेस्ट वहाँ जाकर बिल्डिंग के ऑनर से बात करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के 2 ऑनर है, एक सीनियर और एक जूनियर। सीनियर को ये बिल्डिंग देने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन जूनियर ऑनर को कहीं ना कहीं गड़बड़ी फील हो रही थी और वो बाकी अथॉरिटीज के हुक्म के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। बैंक की बिल्डिंग खरीदने के बाद ये लोग यहाँ का बैंक भी खरीद लेते हैं और यहाँ पर रहने वाले ब्लैक लोगों को बड़ी आसान एक साथ पे कर्जे देना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सके, अपना बिजनेस कर सके और व्हाइट लोगों की तरह ही कामयाब हो पाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक जूनियर अपने बैंक के लोन्स की डिटेल्स देखना शुरू नहीं करता। जब बैंक की डिटेल्स उसकी आंखों के सामने आती हैं, तो वो ये देखकर शॉक हो चुका था कि सारे के सारे लोन सिर्फ ब्लैक लोगों को दिए जा रहे थे। वो अब मेस्ट के जरिए बर्नार्ड और जॉय से मिल लेता है और उन्हें धमकी देता है कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। जो लोन तुमने पास किए हैं उसके जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि वो सब के सब बाइस्ड हैं, तुम्हारे फायदे के लिए हैं। वो इन्हें यहाँ धमकी भी दे गया था कि अगले 1 महीने में फेडरल डिपार्टमेंट वाले उनके बैंक को चेक करने के लिए आएंगे और अगर कुछ भी गड़बड़ी निकली तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये खबर सुनकर ये तीनों ही डर चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इस मुसीबत से निकले कैसे। तब मेस्ट इन्हें आइडिया देता है कि हमें एक और बैंक खरीद लेना चाहिए, उस बैंक को मैं चलाऊंगा और ये सारे लोन हम वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से इन्हें यही करना पड़ा। मेस्ट अपना बैंक चलाना शुरू कर देता है और उसका लॉयर बगैर सोचे समझे बहुत से लोन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। मेस्ट अब इस बैंक को अपने और बर्नार्ड के अकॉर्डिंग चला रहा था, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इन्हें पता चलता है कि फेडरल गवर्नमेंट के लोग उनके बैंक की इंस्पेक्शन के लिए भी आ रहे हैं और ये सब गेम खेली थी असल में जूनियर ने। मेस्ट बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बर्नार्ड उसे रिलैक्स करने के लिए यहाँ वर्कर जैसे कपड़े पहनकर पहुंच जाता है और इंस्पेक्शन टीम की बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि लॉयर ने यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ की हुई थी। उसने बहुत से ऐसे लोन अप्रूव किए हुए थे जिसका कोई लीगल रीजन बनता ही नहीं था और ऐसे अब उनके बैंक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। बर्नार्ड उनके जाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है और उससे पूछता है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे हो गई, तुम्हारा लॉयर अंदर था क्या? और तब मेस्ट उसे बताता है कि ये लॉयर उसे जूनियर ने ही सिलेक्ट करके दिया था। यानी सारी गेम शुरू से एंड तक
जूनियर ही खेल रहा था और उसने मैस्ट को अपने गेम के लिए यूज किया। वो सिर्फ बर्नार्ड और जॉय को मजा चखाना चाहता था। अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि ये लोग इस बैंक को छोड़ दें और कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैस्ट को अपना ये बैंक नहीं छोड़ना था। इसीलिए बर्नार्ड की बात ना मानते हुए वो यहाँ एक चाल चलता है अपने ही साथी बर्नार्ड और जॉय के खिलाफ, जिसकी इस चाल के बारे में जॉय को खबर भी हो जाती है। वो बर्नार्ड को लेकर जल्दी से बैंक में जाता है। वो बैंक में आते ही मैस्ट से यहाँ बैंक के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ये लेकर यहाँ से निकल जाते, यहाँ पे FBI वाले पहुंच चुके थे। डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग जाते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स पे नाम था बर्नार्ड और जॉय का, और ऐसे FBI वाले उन्हें पकड़ चुके थे। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्नार्ड और जॉय दोनों अपने लॉयर से मिले हैं। इन्हें कुछ दिनों की बेल पे छोड़ा गया था ताकि ये अपना केस लड़ सके, लेकिन उनके लॉयर इन्हें बताते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे केस लड़ना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ जज व्हाइट लोगों की फेवर में फैसला देंगे। दूसरी तरफ मैस्ट भी पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसे अपनी आजादी चाहिए थी, जिसकी डील के लिए वो यहाँ जज से मिलता है। जज से कहते हैं कि तुम अपने साथियों के खिलाफ बयान दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इस बात के लिए मैस्ट मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड भी जज से मिलने के लिए आया। जज ने यहाँ उसे डील दी कि या तो वो सारे पैसे मैस्ट को दे दे और आजादी से जिंदगी गुजारे, या फिर अदालत में अपनी मर्जी का बयान दे और फिर जेल चला जाए। उदास बर्नार्ड यहाँ दूसरी ऑफर एक्सेप्ट करता है। वो अगले दिन अदालत में अपनी मर्जी का बयान देता है। वो अपने लोगों के हक में बात करता है, ब्लैक कम्युनिटी के हक में, कि कैसे वो यहाँ पे एक आम सादा जिंदगी गुजारने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और ये बयान देने के बाद वो जेल जा चुका था। उसने अपनी कम्युनिटी के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। इनका बैंक दोबारा जूनियर को मिल गया, वो भी कोड़ियों के भाव। मैस्ट क्योंकि व्हाइट कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, इसीलिए उसे किसी जुर्म में भी पकड़ा नहीं गया। जिसके बाद कहानी यहाँ से बहुत साल आगे बढ़ गई। आज वो दिन था जब बर्नार्ड और जॉय दोनों को जेल से बाहर निकलना था। बर्नार्ड को लेने के लिए उसकी वाइफ आई थी। हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली बर्नार्ड जेल से निकलने के बाद ऐसे खुश है जैसे उसने लाइफ में कुछ खोया ही ना हो, उसके साथ कुछ बुरा ही ना हुआ हो। तब जॉय बर्नार्ड की वाइफ को हकीकत बताता है कि इन्होंने असल में अपनी कोई प्रॉपर्टी खोई ही नहीं। बर्नार्ड की वाइफ हैरानी से पूछती है, ये सब कुछ तुम लोगों ने कैसे किया? बर्नार्ड बताता है कि अदालत जाने से एक रात पहले उन्हें मैस्ट की कॉल आई थी। मैस्ट ने जो उनके खिलाफ बयान दे दिया था, वो उसके लिए माफी मांगना चाहता था, और माफ करने के बदले मैंने उससे बस एक फेवर मांगी कि तुम हमारी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। उसने बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम किया, और अब हमारे पास पहले से भी बड़ा रियल एस्टेट का सेटअप है, जिसे अब वो पूरी जिंदगी के लिए चलाएंगे। इनकी लाइफ अब दोबारा से पहले जैसी नॉर्मल होने वाली थी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।